Good morning, student. Today we are going to read about the chapter of 6. This is the chapter of 3rd and its name is What is the Government. ठीक है, तो in last previous classes we have read about what is the government, what are the function of government, ठीक है, what is the role of government. So then today we will learn about the types of government. ठीक है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कि कौन कौन सी टाइप होती है और व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है कि अभी अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट। तो लेट्स स्टार्ट कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज, कि कौन गवर्नमेंट को ये शक्ति देता है, कि पावर देता है कानून बनाने की और उनको लागू करवाने। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन ए कंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट है। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उस कंट्री के जो सिटीजन हैं, जो उस कंट्री के जो लोग हैं, वही गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं, किसकी? कानून में लॉ मेकिंग की और उनको लागू करवाने की। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सनस एंड इलेक्ट देम। और ये सब कुछ किसके? एक इलेक्शन के माध्यम से होता है, चुनाव के माध्यम से होता है, जिसमें वो एक पर्टिकुलर पर्सन्स को क्या करते हैं? चुनते हैं और उनको अपना वोट देते हैं। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट। और जिन पर्सन्स को वो चुनते हैं वही पर्सन्स, वही लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो उनको एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है और उनको सफाई देनी पड़ती है, एक तरह से उनको उनका महत्व बताना पड़ता है कि हमने जो कानून बनाया है ये किस लिए बनाया है, क्या देखकर बनाए, क्या इसके फ़ायदे हैं, एवरीथिंग उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना पड़ता है। किसके सामने? सिटीजन के सामने, जो भी उस कंट्री के सिटीजन हैं, लोग हैं, पीपल हैं, सबके सामने। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए मोनार्की। और अगर हम दूसरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो दूसरा टाइप है मोनार्की। ठीक है, मोनार्की जिसको क्या बोलते हैं हम? राजा, राजशाही बोलते हैं। ठीक है, द मोनार्क किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। जो मोनार्क होता है, चाहे वो राजा हो या रानी हो, उसके पास पावर होती है डिसीजन बनाने की और गवर्नमेंट चलाने की। The monarch may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch. अगर हम बात करते हैं मोनार्की की तो उनके पास पावर एक इंडिविजुअल के पास होती है, मोनार्क के पास, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए, उसको किसी भी मैटर पे डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसको हम मंत्री बोलते हैं, मिनिस्टर्स बोलते हैं, लेकिन वो उनको फोर्स नहीं कर सकता। जो लास्ट, जो फाइनल, जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो अभी भी किसके पास होती है? मोनार्क के पास ही होती है। अनलाइक इन डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। अगर उसकी डेमोक्रेसी की तरह जो मोनार्की सिस्टम होता है उसमें राजा और रानी के को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। जब वो कोई भी कानून बनाता है या कोई भी काम करता है, ना तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ना ही उसके ऊपर उनको सफाई देनी पड़ती है, डिफेंड नहीं करना पड़ता उनको कि हमने जो डिसीजन है क्यों लिया है। ठीक है, वो उन्होंने लागू कर दिया, लोग उसको मान लेते हैं। ठीक है, आपने पहले कहा सुना होगा कि राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे और उसके जो भी उसके मुख से निकला हुआ बोली क्या बन जाता? कानून बन जाता था। ठीक है, तो राजा को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता था। लेकिन डेमोक्रेसी में जब कोई भी कानून बनाता है तो उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है कि हमने कानून क्यों बनाया है, और उसको एक प्रोसेस के माध्यम से उस कानून को बनाया जाता है। ठीक है, उसका असेंबली में पेश किया जाता है या फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज होते हैं, उन दोनों में इसको पास करवाना पड़ता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, फिर जाके वो क्या बनता है?
लो बनता है। और इसके बारे में हम डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे, 8th क्लास में पढ़ेंगे। अब है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो हमारे इंडिया में आपको पता ही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। इन इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, कि इंडिया एक लोकतंत्र है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, डेमोक्रेटिक है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल फॉर द इंडियन पीपल। क्योंकि ये जो अचीवमेंट मिली है हमें, इसका जो परिणाम है वो इतना आसानी से नहीं मिला। इसके लिए लोगों ने, जो इंडियंस थे, उन्होंने एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल यानी संघर्ष का सामना करना पड़ा। देर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। और इसी तरह इंडिया की तरह ही वर्ल्ड में और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए क्या करना पड़ा था, स्ट्रगल करना था, संघर्ष करना पड़ा था। अभी अगर हम ताज़ा उदाहरण की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका है, जिसमें वहाँ के लोगों ने एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। You now know that main feature of democracy is that the people have the power to elect their leaders। और अगर हम डेमोक्रेसी के जो मेन फीचर है, जो मेन विशेषता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों के पास, पीपल्स के पास पावर होती है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना जो लीडर है उसको चुन सके, इलेक्ट कर सके। सो इन ए सेंस एक डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। और अगर इसी तरह से हम एक सेंस में इसको माने तो डेमोक्रेसी क्या है, एक तरह से लोगों का ही शासन। द बेसिक आइडिया इज़ द पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। और इसी तरह अगर हम बेसिक आइडिया होता है जिसमें जो लोग हैं वो अपने आप शासन करते हैं, किसके, किसी भी कानून को या किसी भी रूल्स को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि जो कानून बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जिनको जनता इलेक्ट करती है। तो एक तरह से वो किसकी, जनता की आवाज़ ही तो वहाँ तक पहुँचाते हैं, कौन, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और अगर हम आज डेमोक्रेसी के बारे में जानें तो डेमोक्रेसी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में काम करती है। In representative democracy, people do not participate directly but instead choose their representative through an election process। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी उसमें, लेकिन क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर भेजते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे गांव का है, सारे लोग गांव का कानून थोड़ी संभालते हैं। हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव सरपंच चुन दिया, वो सरपंच पूरे गांव की व्यवस्था को संभालेगा। उसके बाद हमें 4-5 गाँवों का मिला के एक ब्लॉक बना दिया जाता है। ब्लॉक समिति का जो मेंबर है वो उसको संभालेगा। फिर जिला पार्षद होता है, उसके ऊपर हमारे MLA होते हैं जो पूरे क्या है, पूरे स्टेट को संभालेंगे, लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। ठीक है। और इसी तरह से फिर पूरे कंट्री के लिए हमारे MPs होते हैं जो क्या करते हैं, हम इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं और डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वही क्या करते हैं, सारे मिलकर बनाते हैं डिसीजन। ठीक है, किसके लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए। These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। यानी कि हम आज के दिन अगर हम बात करें, इन दिनों जो बात करें, तो उस गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते जब तक कि वो अपने जितने भी सिटीजन हैं उनको एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में ना जानकारी दे, उनको अनुमति ना दे। अब आपके लिए नया वर्ड आ गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसका मतलब होता है, इसका आंसर भी जस्ट नीचे ही है कि दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, कि उस कंट्री में जितने भी अडल्ट्स हैं यानी 18 एंड 18 अबव हैं, उन सभी को अनुमति दी जाए वोट देने की। यानी सबके पास क्या होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था
कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वीमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। कह रहे कि क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि एक ऐसा टाइम भी था जब गवर्नमेंट थी वो औरतों को और जो गरीब लोग थे उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं था, सरकार बनाने का अधिकार नहीं था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट्स अलाउ ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। और जो अर्लीस्ट जो गवर्नमेंट होती थी, जो हमारी प्राचीन जो गवर्नमेंट होती थी, उनमें क्या होता था कि जो पढ़े लिखे और पैसे वाले जो आदमी होते थे, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती थी और पढ़े लिखे होते थे, उन्हीं लोगों को अलाउ था क्या, वोट देने का। ठीक है, दिस मीन दैट वीमेन एंड पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द एजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। और इसका मतलब ये है कि जो औरतें थी, जो गरीब लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। और कंपनी में जो गवर्नमेंट चलाई जाती थी वो कुछ लोगों के द्वारा ही चलाई जाती थी, वही लोग कानून बनाते थे और उनको रेगुलेशन करते थे। In India before independence there a small minority was allowed to vote। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आज़ादी से पहले यहाँ पर भी एक छोटा सा ग्रुप होता था, जो लोगों को का एक ग्रुप होता था जो क्या करते थे, वोट दे देते थे। They therefore came together to determine that fate of majority। Several people including Gandhi ji were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have to right to vote। और इस तरह से जो गांधी जी थे और उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बड़ा महसूस किया, बड़ा धक्का लगा कि ये जो हो रहा है लोगों के साथ, कितना मतलब एक तरह से भेदभाव जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सभी जो अडल्ट हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और जो सभी वो राइट टू वोट फॉर टू ऑल अडल्ट्स क्या कहलाता है, हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहलाता है। तो क्वेश्चन बार बार आएगा और इसका आपको आंसर भी देना है कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो आपको आंसर देना है कि ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, राइटिंग इन जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड, गांधी जी ने अपने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था यंग इंडिया, और वो कब थी, 1931 में थी। उसने लिखा था गांधी जी ने कि आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज गुड वेल्थ शुड गेट द वोट, बट ए मैन हु हैज गुड कैरेक्टर बट नो वेल्थ नो लिटरेसी शुड हैव नो वोट। और दैट ए मैन हु ऑनेस्टी वर्क्स बाय द स्वेट of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a man। वो कहता है कि आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडिया, कि मैं इस आइडिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जहाँ पर एक आदमी जिसके पास दौलत है उसको वोट दे सकता है, और जो आदमी जिसके पास चरित्र है लेकिन पैसा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो वोट नहीं दे सकता। और एक वो आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और उसके को भी वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये एक गरीब आदमी के साथ क्या है, बड़ा ही अन्याय है, क्राइम है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के जितने भी सिटीजन हैं जो अडल्ट हैं 18 एंड 18 से अबव हैं, उन सभी के पास राइट टू वोट होना चाहिए। और एट प्रेजेंट में हमारे इंडिया में ऐसा ही है। हमारे इंडिया में जिसकी भी एज 18 या 18 से अबव है उसके पास राइट टू वोट है। ठीक है, और हर वन वोट वन वैल्यू है, यानी एक जो गरीब आदमी है उसकी वोट की कीमत भी उतनी है जितना कि देश का जो प्रेसिडेंट है, देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी वोट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने पूरी तरह से एवरीथिंग को जान लिया है कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के काम कौन से होते हैं, कैसे कानून बनाती है, और गवर्नमेंट के टाइप्स कौन से होते हैं। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके बाय।